नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 22 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज माओइज्म के खत्म होने से संबंधित। बहुत सारे माओइस्ट ने हाल ही में सरेंडर किया। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल पीस मेकर्स के रोल से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल माओइज्म के खत्म होने से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, वहां पे इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया कि माओइज्म जो है शायद देखो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हाल ही में 258 माओइस्ट ने ना सरेंडर किया। 258 माओइस्ट का सरेंडर करना देखो छोटा नंबर नहीं है। अगर हम पूरे साल का डेटा निकालें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP का डेटा ये कहता है कि ना 1500 से ज़्यादा माओइस्ट इस साल सरेंडर कर चुके हैं। तो माओइज्म के खिलाफ लड़ाई में देखो ये अब एक टर्निंग पॉइंट है। एक समय ऐसा था जब रेड कॉरिडोर के बारे में बोला जाता था। नेपाल में जो पशुपतिनाथ है ना, वहाँ से लेके और आंध्रा में जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहां तक पूरा ये रेड कॉरिडोर जो है वो फैला हुआ है। लेकिन अब तो देखो ये पहले का समय था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि ये जो रेड कॉरिडोर है ना, यानी जो नक्सल प्रभावित एरिया है, बहुत ज़्यादा श्रिंक कर चुका है। कुछ ही आइसोलेटेड पॉकेट्स में माओइज्म जो है वो सीमित हो गया है। और ये जो सक्सेस है ना, अचानक नहीं मिली। इसके पीछे देखो सिक्योरिटी फोर्सेस के ना जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आप डेटा समझिए। आर्टिकल कहता है बस्तर छत्तीसगढ़ गढ़ हुआ करता था माओइस्ट लोगों का, लेकिन देखो सिक्योरिटी फोर्सेस को ना अनप्रेसिडेंट सक्सेस हाथ लगी है बस्तर जैसे इलाकों में। साल 2024 में जहां 296 माओइस्ट मारे गए थे, 2025 में अभी तक 333 जो माओइस्ट हैं मारे जा चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है। 2009 के बाद में 2009 में ना दंतेवाड़ा में एक ब्लास्ट हुआ था, हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। तो तब से लेके अभी तक का ये सबसे बड़ा नंबर है, इतने ज़्यादा माओइस्ट का एक ही साल में मारे जाना। और इवन आप किल रेशो देखो। आप बोलोगे सर ये किल रेशो क्या होता है? मतलब जितने जो माओइस्ट हैं मारे गए हैं और इनको मारने के लिए हमारे कितने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो आप देखोगे 2009-10 में ना जो किल रेशो था वो ऑलमोस्ट 1:1 था। मतलब एक माओइस्ट को मारने के लिए एक सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। लेकिन उसके मुकाबले में अभी जो किल रेशो है 1:12 हो गया है। यानी 12 माओइस्ट मारे जाते हैं तब जाके हमारा एक जो जवान है वो शहीद होता है। तो सोच के देखो किल रेशो कितना ज़्यादा फेवरेबल हो गया है अभी। कुल मिला के देखो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अब डोमिनेंट पोजीशन में हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथोडोलॉजी है बहुत बेहतर हुई है। ड्रोन्स की सहायता से ग्राउंड लेवल पे नेटवर्क बना के हमने जो इंटेलिजेंस है बहुत मजबूत कर ली है। और देखो इतने सारे जो माओइस्ट हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं हुआ, इसके पीछे कारण है। जैसे देखो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कन्फाइंड इन्फ्लुएंस। मतलब माओइस्ट जो है अब घिरे हुए हैं चारों ओर से, उनका इलाका जो है बहुत छोटा पड़ रहा है, तो मजबूरी में आके वो सरेंडर कर रही हैं। और दूसरा लीडरशिप क्राइसिस। उनकी जो टॉप लीडरशिप है या तो देखो मारी जा चुकी है या जेल में है या बूढ़ी हो गई है, और नीचे नई जो लीडरशिप है ना माओइस्ट की वो तैयार नहीं हो रही है। तो ये जो मूवमेंट है ना अब लीडरलेस दिखाई दे रही है। और तीसरा गवर्नमेंट जो है माओइस्ट इलाकों में देखो अब एंटर कर चुकी है, वहां पे वो डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रही है। तो जो इवन जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें ये लगता है कि यार गवर्नमेंट का साथ देंगे तो ज़्यादा फायदा है। जो सरकार वाले हैं वो रोड देंगे, वो हॉस्पिटल देंगे, वो एजुकेशन देंगे, और जो माओइस्ट है वो सिर्फ देखो हमें बंदूकें दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं दे सकते। और अब सरकार देखो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है माओइस्ट के अगेंस्ट। जब नेगोशिएशन की बात आई कि अब माओइस्ट से नेगोशिएशन करना है, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बोला
नेगोशिएशन क्या करना है, बातचीत क्या करनी है, आप सरेंडर करो, आप हथियार छोड़ो, हम आपको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, हम आपको जॉब देंगे, हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, घर देंगे, इसमें बातचीत क्या करनी है। लेकिन हम आपसे कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार की डील आपसे नहीं करेंगे। तो गृह मंत्री का यह बयान देना मतलब सरकार का यह हार्ड स्टांस है, सरकार डोमिनेंट पोजीशन में है, समझ गए। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं लेकिन देखो सरकार को ना कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना आप इस आइडियोलॉजी की ना तह में जाइए। ये शुरू कैसे हुआ था, माओइज्म शुरू कैसे हुआ था। देखो माओइज्म की शुरुआत हुई थी 1967 में। 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से माओइज्म की या फिर नक्सलिज्म की शुरुआत हुई थी। और ये आइडियोलॉजी कहती है कि स्टेट जो है अमीर लोगों के लिए काम करती है, गरीब किसान ट्राइबल उनका शोषण किया जाता है। जो ये नक्सलाइट्स थे ना या माओइस्ट थे, इनका नारा था जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन। मतलब ये जो लड़ाई है ये ट्राइबल के हक की लड़ाई है कि उनका पानी, उनका जंगल, उनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है, कभी माइनिंग कंपनी के द्वारा, कभी डैम के नाम पे। इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये ट्राइबल्स के लिए लड़ रहे हैं, उनकी जल बचाने के लिए, उनका जंगल बचाने के लिए, उनकी जमीन बचाने के लिए। आर्टिकल कहता है तो ये जो आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई थी ना, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस के अगेंस्ट हुई थी। एक होता है फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस मतलब सीधा गोली मार देना। स्ट्रक्चरल वायलेंस मतलब सिस्टम धीरे धीरे उन लोगों को मार देता है, वो होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस। जैसे जब एक ट्राइबल की देखो जमीन चली जाती है और उसके पास में ना कोई केस लड़ने का पैसा नहीं होता, जब उसके बच्चे के लिए स्कूल नहीं होता, जब उसको साफ पानी नहीं मिलता, तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चरल वायलेंस है। सिस्टम जो है धीरे धीरे उस ट्राइबल को मार रहा है, गोली नहीं मार रहा लेकिन धीरे धीरे उसको मार रहा है। तो राइटर ये बोलते हैं कि आप देखो माओइस्ट को तो मार दोगे, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चरल वायलेंस रहेगा ना, तब तक देखो बंदूकें यानी गन्स उठती रहेंगी, कभी माओइज्म की आइडियोलॉजी के कारण, कभी किसी दूसरी आइडियोलॉजी के कारण। इसलिए जो माओइस्ट लीडर सरेंडर कर रहे हैं ना, जैसे रुपेश थे, एक रुपेश माओइस्ट लीडर थे जिन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने मीडिया को जानते हो क्या बोला, उन्होंने मीडिया को बोला कि हम अब डेमोक्रेटिक तरीके से अपना जो रेसिस्टेंस है वो जारी रखेंगे। इसका मतलब समझो वो क्या कह रहे हैं, वो यूं बोल रहे हैं कि हमने बंदूक चलाना छोड़ दिया है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है जिसके कारण हमने बंदूकें उठाई थी, हमारा वो मुद्दा आज भी व्याप्त है। और देखो हम हमेशा ना डेटा देखते हैं, इतने पुलिस वाले शहीद हुए, इतने नक्सली मारे गए, लेकिन इस लड़ाई में ना सबसे ज्यादा जानते हो कौन पिसा? इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पिसे लोकल लोग। एसएटीपी का डेटा देखो, 2000 से लेके अभी तक ना 2000 से लेके अभी तक 11,780 लोगों की जान गई है, जिसमें 36% लोकल्स हैं, सिविलियंस हैं। संख्या है 4,128। इंसर्जेंट्स कितने मारे गए? 4,944। और सिक्योरिटी पर्सनल कितने शहीद हुए? 2,718। तो सबसे बड़ा जो बलिदान है वहां के आम लोगों ने दिया है। वो बेचारे देखो दोनों तरफ पिसते हैं। नक्सली बोलते हैं कि तुम पुलिस इन्फॉर्मर हो, पुलिस कहती है कि तुम नक्सलियों को सिंपैथाइज करते हो, उनकी हेल्प करते हो। वो बेचारे दोनों तरफ से पिस जाते हैं, दोनों तरफ से मारे जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लोकल लोगों का जो विश्वास है अब सरकार की तरफ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उनको लगता है कि सरकार डेवलपमेंट लेके आएगी, जबकि नक्सली सिर्फ बंदूक दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो सरकार भी जानती है कि सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा। सरकार की जो ऑफिशियल पॉलिसी है कि माओइज्म को या फिर नक्सलिज्म को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में, मल्टी प्रोन्स्ड मैनर में खत्म किया जा सकता है। तो आर्टिकल देखो 5 चीजों पे फोकस करता है। अप्रोच का नाम है समाधान अप्रोच। क्या नाम है? समाधान अप्रोच। मैं आपको बता भी देता हूं, खाली पेज लेके बता देता हूं, एक सेकंड रुकिए। आजा भाई, हैंग हो गई स्लाइड, हैंग हो गई, कोई बात नहीं। हाँ तब देखो 30 सेकंड पहले क्लिक किया था, अब आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो 5 प्रोन्स्ड अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब एग्रेसिव ऑपरेशंस जो अभी हो रहे हैं। दूसरा है पॉइंट डेवलपमेंट, स्कूल बनवाओ, रोड बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ,
दूसरा है डेवलपमेंट, तीसरा है राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स। राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स, ट्राइबल लोगों को ना उनका हक दो, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, उसको बढ़िया से इंप्लीमेंट करो। चौथा पॉइंट क्या है? गवर्नेंस। वहां पे जो गवर्नेंस आनी चाहिए करप्शन फ्री आनी चाहिए, उन तक डेवलपमेंट के लाभ पहुंचे तो वो आगे भी कभी नक्सलाइट्स का साथ नहीं देंगे। पांचवें नंबर पे है परसेप्शन मैनेजमेंट। अपने को देखो परसेप्शन भी अच्छी बनानी है, लोगों का दिल जीतना है, उन्हें बताना है कि सरकार उनके लिए है। अभी तक फोकस देखो सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस पे था, लेकिन बाकी के जो 4 पॉइंट्स है ना वो अब इंप्लीमेंट करने बाकी हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो अब सरेंडर तो हो गया है बहुत सारे माओइस्ट का, यहां से 2 नई प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड क्या होता है? देखो डीआरजी ये छत्तीसगढ़ पुलिस की ना स्पेशल यूनिट है। इसमें अक्सर देखो उन लोगों को शामिल किया जाता है जो जिन माओइस्ट ने सरेंडर कर दिया है ना, उनको डीआरजी में भर्ती कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिन माओइस्ट ने सरेंडर किया है उनके पास में जंगल का, भाषा का, लोगों का पूरा नॉलेज होता है, तो चोर को पकड़ने के लिए चोर का सहारा लेना ये वो वाली अप्रोच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना इससे ना सोसाइटी वेपनाइज हो जाती है। मतलब जैसे रुपेश ने सरेंडर किया, उसकी पहली शर्त थी कि हमें कंपलसरी डीआरजी ज्वाइन करने को मजबूर ना किया जाए। होता यह है जब सरेंडर किए गए जो माओइस्ट हैं वो डीआरजी में शामिल होते हैं ना, वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत करप्शन होता है, आरोप लगते हैं कि जानबूझ के मेरे पे आरोप लगा दिया, मैं माओइस्ट हूं, मरवा दिया। जब जिन माओइस्ट ने सरेंडर कर दिया अब वो किसी पे झूठा इल्जाम भी तो लगा सकते हैं ना, तो ये सब होता है। और दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट राइटर बोलते हैं जिन माओइस्ट ने सरेंडर किया ना, जैसे रुपेश ने जो माओइस्ट लीडर है, उसने एक बात बोली कि हमने ना हथियार डिपॉजिट करवाए हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं हम, मतलब हम सिर्फ अपना तरीका जो है रेसिस्टेंस का वो बदल रहे हैं। तो माओइस्ट लीडर रुपेश ने मांग की कि मूलवासी बचाओ आंदोलन जैसी मूवमेंट जो है इनको चलने दिया जाए, इन पे बैन ना लगाया जाए। अब राइटर बोलते हैं देखो सरकार को ना सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाने तो आते हैं, बंदूक से लड़ना सरकार को आता है, लेकिन डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स से लड़ना सरकार को नहीं आता है, इसमें सरकार का एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या सरकार अब प्रोटेस्ट आंदोलन या फिर कोर्ट केसेस वालों से डील कर पाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए आर्टिकल कहता है कि सरकार को ना अब थोड़ा फ्लेक्सिबल और ब्रॉडर अप्रोच अपनानी चाहिए, खुला दिल दिखाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे मौके आए कि माओइस्ट इंसर्जेंसी ऐसा लगने लगा था कि अब खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर से रिवाइव कर गई। तो अब हमें ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि माओइस्ट जो आइडियोलॉजी है फिर से रिवाइव कर जाए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का है। आर्टिकल है शिफ्टिंग एड्रेस ऑफ पीस। आर्टिकल की जो शुरुआत है ना बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ में होती है। लास्ट वीक देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था ना, तो कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ना एक मीटिंग हुई दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर दोनों आपस में मिले ताकि कन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके। जानते हो कहां पे मिले? कतर में मिले। कतर एक छोटा सा देश है, वहां पे दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात होती है। और जानते हो उस मीटिंग में कौन था? उस मीटिंग में टर्की के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे। और अगली जो मीटिंग होगी दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की, वो शायद टर्की में ही होगी। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता लगता है? छोटा सा एग्जाम्पल है बट ये बहुत बड़ा ट्रेंड शो करता है। अब आप थोड़ा पीछे जाइए, यहां पे इस केस में समझौता कौन करवा रहे हैं? कतर और टर्की अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में समझौता करवा रहे हैं। लेकिन आप 20वीं शताब्दी में जाइए। 20वीं शताब्दी में जैसे देखो 1980s की बात है, 1980s में ना यूएसएसआर को अफगानिस्तान में छोड़ के जाना था, यूएसएसआर को अफगानिस्तान छोड़ के जाना था। बातचीत हुई। बातचीत कहां पे हुई? स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। फिर देखो 1993 में ना 1993 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक एकॉर्ड साइन होता है जिसको बोलते हैं ओस्लो एकॉर्ड। ओस्लो नॉर्वे का एक शहर है। बातचीत कहां हुई थी? इजराइल और हमास के पैलेस्टीन के बीच में नॉर्वे में हुई थी। यूरोप ने बातचीत करवाई थी। हालांकि बाद में यह एकॉर्ड वाशिंगटन में साइन हुआ था, बट मीडिएशन यूरोप ने करवाया था।
और अब गाजा पीस डील देख लीजिए, हाल ही में जो गाजा पीस डील हुई, कहने को यूएसए ने करवाई, लेकिन इस पीस डील में टर्की, कतर और इजिप्ट, ये 3 देश भी शामिल थे। आप रशिया यूक्रेन वार का एग्जांपल ले लीजिए। रशिया यूक्रेन वार, यहां तो देखो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है ना वो छाए हुए हैं। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, इन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस करवाने की कोशिश की, यूएई ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की, टर्की ने कोशिश की। इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने रशिया और यूक्रेन वार को खत्म करवाने की कोशिश की। तो पॉइंट आपको क्लियर करता हूं पूरा। अभी इतना सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, लेकिन पॉइंट शायद अभी आपको क्लियर नहीं होगा। पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं। पहले देखो, पीस मेकर का रोल ना सिर्फ यूएसए और यूरोप निभाता था, बट अब जो है ये छोटे छोटे देश, खास करके जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज है ना, ये पीस मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये पीस मेकर का रोल प्ले कर रहे हैं। इवन चाइना जो है वो भी पीस मेकर का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यूरोप जो फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में बटा हुआ है, यूरोप अब पीस मेकर का रोल प्ले नहीं कर रहा है। ये पॉइंट है। और एक यूएन की भी बात की जाती है राइटर के द्वारा कि यूएन का रोल जो है वो भी अब इरिलेवेंट हो गया है। 1980s में अफगान पीस प्रोसेस में यूएन का रोल सेंट्रल था। यूएन बातचीत करवा रहा था सभी पक्षों में। इवन ओस्लो अकॉर्ड जो साइन हुआ था ना 1993 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, यूएन ने इसे सपोर्ट किया था। यूएन का रोल जो था वो इंपॉर्टेंट था। बट आज यूएन पूरी तरह से ना एब्सेंट है। मिडिल ईस्ट में एब्सेंट है, अफगानिस्तान में एब्सेंट है, रशिया यूक्रेन वार में एब्सेंट है। और इसका रीजन भी है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी काउंसिल तो इनकी ना बटी हुई है। कोई ना कोई देश वीटो यूज कर लेता है, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल कोई फैसला ले ही नहीं पाती। तो इस वजह से यूएन किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरफ रशिया चाइना है, दूसरी तरफ यूके, फ्रांस और यूएस है। तो यूएन की जो इफेक्टिवनेस है लगातार कम हो गई है। अब देखो राइटर एक चीज ये बोलते हैं कि नए जो मीडिएटर है ना, मतलब आज के समय में ना मीडिएशन करवाना एक प्रेस्टीज का इशू बन गया है कि मैंने इन देशों के बीच में शांति करवाई, तो मैं मतलब मेरा रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा, मेरी इज्जत होनी चाहिए। आप ट्रंप को देख लो, बार बार दावा कर रहे हैं कि मैंने युद्ध खत्म किए, मैंने वार खत्म करवाए, 7 युद्ध मैंने खत्म करवा दिए। वो दावा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो पीस मेकर का जो रोल है ना आज के समय में वो प्रेस्टीज का रोल बन गया है। पीस मेकर की बहुत रिस्पेक्ट होती है, बहुत इज्जत होती है। इस वजह से हर कोई पीस मेकर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि देखो पीस करवाने के लिए ना, 2 देश के बीच में पीस करवाने के लिए आपके देश की ना दोनों देशों के ऊपर में ना लिवरेज होनी चाहिए। लिवरेज मतलब पीस करवाने वाला देश जो है उसके पास में ना कुछ प्रेशर होना चाहिए उन देशों के ऊपर जिनके बीच में पीस करवाई जा रही है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, टर्की ने यूक्रेन और रशिया के बीच में ना पीस करवाने की कोशिश की, टर्की ने। अब टर्की क्यों सफल हुआ? मतलब पीस पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन टर्की का एक इनिशिएटिव था जिसका नाम था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। नाम क्या था? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। मैं आपको बता भी देता हूं। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ यह था कि ना यूक्रेन से जो वीट के जहाज आ रहे थे ना वो भी रशिया ब्लॉक कर रहा था। इस वजह से वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में ना ग्रेन की कमी हो गई थी, वीट की कमी हो गई थी, दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो ना टर्की ने दोनों देश के बीच में समझौता करवाया, रशिया को मनाया कि कम से कम ब्लैक सी से आप ना यूक्रेन के जो वीट वाले शिप्स है ना उनको जाने दीजिए। अब आप बोलोगे कि टर्की की बात रशिया और यूक्रेन ने क्यों मानी? देखो टर्की के पास में ना लिवरेज है। लिवरेज क्या है? टर्की ना रशिया के साथ मिलकर काम करता है सीरिया में, और यूक्रेन को तो टर्की ने हथियार भी दिए हैं, जो ड्रोन वगैरह हैं वो भी दिए हैं, काफी हेल्प की है टर्की ने यूक्रेन की। इस वजह से ना टर्की दोनों देशों के साथ में कुछ ना कुछ करता है, तो टर्की की लिवरेज है इन दोनों देशों के ऊपर। तो उस लिवरेज का सहारा लेकर टर्की ने दोनों देशों के बीच में ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लॉन्च करवाया था। और वैसे टर्की देखो यूएस का साथी है, नाटो का मेंबर है टर्की, लेकिन फिर भी देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में डील करवा रहा है। पीस कॉन्फ्रेंस काफी आयोजित करता है टर्की, बढ़ चढ़ के मतलब पीस लाने की कोशिश करता है। उसको पता है पीस मेकर का रोल प्रेस्टीज वाला है, इसलिए वो करता है ऐसा। टर्की के अपने एम्बिशंस है, वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है।
आप सऊदी अरेबिया देख लीजिए, कुछ समय पहले तक ना सऊदी अरेबिया को बस तेल वाला देश माना जाता था, लेकिन अब जो इनके किंग है ना मोहम्मद बिन सलमान, ये सऊदी अरेबिया की इमेज ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जेडा में समिट हुआ, रियाद में पीस समिट हुआ। जेडा समिट जो था वो किस चीज से रिलेटेड था? जेडा समिट था यूक्रेन वार के ऊपर, और रियाद में समिट हुआ था, यूएस रशिया की मीटिंग हुई थी रियाद में। तो सऊदी अरेबिया एक ग्लोबल डिसीजन मेकर का रोल प्ले करना चाहता है। कतर छोटा सा देश है, कतई छोटा देश है कतर, लेकिन वेल्थ है कतर के पास में। अब कतर ने ना तालिबान को बहुत सपोर्ट किया था, तो यूएस ने जब तालिबान के साथ में बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए ना, तो तालिबान के साथ में यूएस का कोई लिंक ही नहीं था, कोई चैनल नहीं था कि यहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, इनके थ्रू करें। लेकिन कतर, जिसने देखो तालिबान को काफी सपोर्ट किया था, तो तालिबान के ऊपर लिवरेज था कतर का। इस वजह से कतर ने तालिबान को बोला कि आप हमारे देश में आइए, यूएस के साथ में बातचीत करिए। तो लगातार यूएसए और तालिबान के बीच में बातचीत हुई, आखिरकार डील साइन हो गई, यूएसए अफगानिस्तान से बाहर निकल गया। अभी देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस लाने में किसका रोल है? कतर का रोल है। छोटा सा देश है लेकिन वेल्थ है, और वेल्थ को ना कतर एक लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करता है उन देशों के बीच में पीस लाने के लिए जो आपस में लड़ रहे हैं। ये वाली बात है। यूएई देख लीजिए, यूएई तो देखो एक चुपचाप पीस मेकर का काम करता है, ज्यादा हल्ला नहीं करता। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में यूएई ने पीस लाने की कोशिश की, रशिया यूक्रेन वार में बहुत सारे प्रिजनर्स का एक्सचेंज करवाया, और इवन ये बोला जाता है कि 2021 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी पर सीज फायर रिवाइव हुआ था ना, तो उसमें भी यूएई ने रोल प्ले किया था। लेकिन यूएई अपने रोल के बारे में ना ज्यादा हल्ला नहीं बचाता, पीस का सहारा लेता है यूएई अलग अलग देशों के साथ में अपने रिश्ते बहुत मजबूत करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट देश की बात कीजिए, चाइना। चाइना जो पहले देखो सिर्फ ना इकोनॉमी पे फोकस किया करता था, लेकिन अब चाइना भी अलग अलग देशों के बीच में ना पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान कई सालों से लड़ रहे हैं आपस में, यूएसए तक इनके बीच में कोई बातचीत नहीं करवा सका, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में सुलह करवा दी चाइना ने। सोच के देखो, तो चाइना भी अब अपने आप को ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे प्रेजेंट कर रहा है, जो पहले सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस किया करता था। और आज चाइना तो अब इस चीज को देखो इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर रहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज जैसे चाइना ना एक हांगकांग में प्लेटफॉर्म बना रहा है। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, IOM। चाइना कहता है कि आप ना यूएन जाने के बजाय इस ऑर्गेनाइजेशन में आइए, पीस के लिए हम आपकी पीस करवाएंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना ना अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहता है। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज का होल्ड है ना यूएन वगैरह पे, चाइना उसका अल्टरनेटिव बनाना चाहता है। समझ गए? चाइना कहता है कि आपको वेस्टर्न सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है पीस करवाने के लिए, आप हमारे पास में आइए, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में आइए। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं, बात देखो यही है कि फायदा क्या होता है। फायदा जैसे मैंने बताया कि एक तो पीस मेकर का जो रोल है वो इज्जत वाला होता है। दूसरा, जैसे कतर जैसे छोटे छोटे देश हैं, पीस करवाते हैं, तो ना इनकी रेलेवेंस बनी रहती है यूएसए जैसे देशों के लिए। यूएसए जैसे देश कतर जैसे छोटे देश को भाव देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये पीस करवाता है। सऊदी अरेबिया इसलिए पीस ज्यादा से ज्यादा करवा रहा है, वो ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना चाहता है। टर्की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। चाइना ग्लोबल गवर्नेंस को शेप करना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, इसलिए चाइना पीस मेकर का रोल करना चाहता है। समझ गए? अब इंडिया के एंगल की बात करते हैं। देखो, इंडिया ने ना ट्रेडिशनली पीस मेकर का रोल प्ले किया है। जैसे कोरियन वार में ना 1950 में जब लड़ाई हो गई थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, उस समय एक कमीशन बना था, न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन। उसको लीड किसने किया था? उसको लीड किया था इंडिया ने। इवन हमारे पड़ोसी देश हैं, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन देशों के अंदर इंटरनल क्राइसिस जब आते हैं तो इंडिया पीस लाने की कोशिश करता है। हालांकि इससे इंडिया को नुकसान भी होता है। इंडिया को इन पड़ोसी देशों के कुछ लोग बिग ब्रदर की अप्रोच वाला बताते हैं कि इंडिया हमारे देश में क्यों इंटरफेयर कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है हमें नुकसान भी उठाना पड़ा है। श्रीलंका में हमने पीस लाने की कोशिश की, बहुत नुकसान हुआ इसका हमें। तो आर्टिकल कहता है कि हमारे पास में ना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस। हमने देखो इंडिया के अंदर ना बहुत सारी इंसर्जेंसीज खत्म करवाई हैं।
जैसे इससे पहले वाला आर्टिकल माओइस्ट वाला था, माओइस्ट इंसर्जेंसी अब खत्म होने वाली है। तो इतनी सारी इंसर्जेंसीज हमने खत्म करवाई है, वो एक्सपीरियंस ना इंडिया का बहुत काम का है। जैसे मिजो इंसर्जेंसी को इंडिया ने बहुत इनोवेटिव ढंग से खत्म करवाया। जो मिजो इंसर्जेंट थे ना, लाल डेंगा, अब उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए और वो मिजोरम के मुख्यमंत्री भी बने, सीएम बने। सोच के देखो, एक रिबल लीडर जो है वो मुख्यमंत्री भी बन गया। लेकिन आज मिजोरम में किस प्रकार से शांति है वो भी आप देखो। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया को ना लीवरेज चाहिए। लीवरेज थोड़ी तब आएगी जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, लेकिन इंडिया को अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के क्रेडिबल इन्फ्लुएंस बनाना होगा विभिन्न देशों के ऊपर, ताकि विभिन्न देश जो है वो इंडिया की बात माने और इंडिया भी एक बड़ा रोल प्ले कर सके मीडिएटर का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रिस्टोरिंग फिजिकल स्पेस फॉर द स्टेट्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या है ये पूरा आर्टिकल? देखो, जब जीएसटी आया था ना 2017 में, ये हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन उस समय ना कई सारे स्टेट्स की ना बहुत बड़ी शिकायत थी, जैसे तमिलनाडु की, गुजरात की, खास करके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की। इनका ये कहना था कि जीएसटी आने से ना हमें होगा रेवेन्यू लॉस। सेंटर ने पूछा क्यों होगा भाई? होगा इसलिए क्योंकि पहले जो टैक्स होता था ना वो ओरिजिन बेस्ड था, जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर होती थी वहीं पे टैक्स लग जाता था। लेकिन जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे चीजें फाइनली बिकती हैं वहां पे टैक्स लगता है। तो तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों ने बोला कि टैक्स अब देखो हमारे राज्य में तो लग नहीं रहा है, अब लगेगा वहां पे जहां पे चीजें खरीदी जाएंगी, तो उन राज्यों को फायदा होगा, तो हमें नुकसान होगा, हमें आप दीजिए कंपनसेशन। तो सेंटर ने बोला ठीक है, हम आपको देते हैं कंपनसेशन 5 सालों के लिए। सेंटर ने दे दी गारंटी कि 2017 से लेके 22 तक अगर स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होगा जीएसटी के आने से तो उसकी भरपाई सेंटर नहीं करेगा, उसके लिए एक स्पेशल सेस लगाया जाएगा। उसे बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस, जो कि लग्जरी आइटम पे लगता है, जैसे लग्जरी कार्स या फिर टोबैको सिगरेट, इन पे लगता है। वहां से सेस से जो पैसा आता, उस पैसों की सहायता से स्टेट्स को कंपनसेट किया जाता। और यह एज्यूम किया गया था कि ना हर साल राज्य का जो रेवेन्यू है ना 14% की रेट से ग्रो होगा। अगर इतना ग्रो नहीं हुआ तो उसकी भरपाई होगी इस कंपनसेशन सेस से। अब देखो, ये जो सेस था ना 5 सालों के लिए लगाया गया था। सेंटर ने बोला था कि 5 सालों तक भरपाई की जाएगी। बाद में इसे थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया, कोरोना वगैरह आ गया था तो इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। ये जो कंपनसेशन सेस है अब एबोलिश कर दिया गया है, इसको रेगुलर टैक्स में मर्ज कर दिया गया है। तो आर्टिकल कहता है कि देखो, एक तो सेस खत्म कर दिया गया है तो थोड़ा तो चीज़ें सस्ती होंगी तो फिर देखो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा राज्यों को। तो इसलिए जो शिकायत थी राज्यों की कि हमें रेवेन्यू कम होगा, वो रेवेन्यू कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन देखो यहां पे पॉइंट ये आता है, राइटर बोलते हैं, मान लीजिए राज्यों की ना पहले सैलरी थी 1 लाख रुपए, किसी एम्प्लॉय की सैलरी पहले 1 लाख थी, जिसमें से 40,000 तो बोनस था, 40,000 बोनस था। लेकिन अब बोनस को हटा दिया गया है, सैलरी हो गई है 60,000। तो बुरा तो लगेगा ही, उसको, उस राज्य को बुरा तो लगेगा ही। जैसे एम्प्लॉय को बुरा लगेगा कि मेरा बोनस खत्म कर दिया है, पहले 1 लाख आती थी अब 60,000 सैलरी आ रही है, 40,000 बोनस खत्म कर दिया गया है। तो स्टेट्स भी अभी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि रेवेन्यू लॉस अभी भी हो रहा है, आप इस कंपनसेशन सेस को क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों आपने ये कंपनसेशन बंद कर दिया है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, ये राज्यों का बोलना है। और फिर राज्य ये भी कहते हैं कि देखो, जीएसटी से पहले हमारे पास में अच्छी खासी पावर थी टैक्स लगाने की, टैक्स बढ़ाने की, घटाने की, लेकिन जीएसटी आने के बाद ना हमारी जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो खत्म हो गई है। मतलब अब हमारे पास में ज्यादा पावर है नहीं कि हम टैक्स रेट को बढ़ा सकें, घटा सकें। अब ये पावर ज्यादा आ गई है जीएसटी काउंसिल के पास में। अब जीएसटी काउंसिल के पास में पावर आ गई है। कुछ लोग बोलेंगे जीएसटी काउंसिल के मेंबर तो सभी राज्य हैं, बात तो सही है। जीएसटी काउंसिल में देखो 1/3 पावर यानी 33% पावर सेंटर के पास में है, बाकी 2/3 पावर यानी 66%
स्टेट्स के पास में है। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना 75% मेजोरिटी चाहिए। अब 75% मेजोरिटी चाहिए, मतलब सेंटर की तो हाँ चाहिए ही चाहिए। सेंटर की हाँ के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता जीएसटी काउंसिल में। तो स्टेट्स कहते हैं हमारी चलती नहीं है, हर चीज के लिए स्टेट को ना सेंटर से पूछना पड़ता है, ये दिक्कत है। और बात देखो सिर्फ जीएसटी की नहीं है, ये झगड़ा सिर्फ जीएसटी का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा जो है इंडिया के बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का है। जैसे देखो पहले बोला गया था कि इंडिया जो है वो क्वेसी फेडरल स्टेट है। क्वेसी मतलब आधा अधूरा, और ये जो आधा अधूरा वर्ड है ना, आधा अधूरा फेडरलिज्म, ये देखो पैसों के मामले में तो साफ दिखता है कि कैसे इंडिया आधा अधूरा फेडरलिज्म है। आधा अधूरा इसलिए क्योंकि देखो आर्टिकल 246 है ना, आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दी गई हैं। सेंटर किस पे लाभ बना सकता है, स्टेट किस पे बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। तो आप यहां से देखोगे ना, सेंटर के पास में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे जो आते हैं वो यूनियन के पास में आते हैं। स्टेट के पास में आते हैं पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सारे। तो राइटर बोलते हैं देखो ज्यादा रेवेन्यू वाले सब्जेक्ट यूनियन के पास में है, लेकिन ज्यादा खर्चे वाले सब्जेक्ट जो हैं वो ज्यादा स्टेट के पास में है। पॉइंट समझे? मतलब डिजाइन देखो ऐसा है कि सेंटर की कमाई ज्यादा है लेकिन स्टेट के खर्चे ज्यादा हैं। इस वजह से ना इम्बैलेंस पैदा हो गया है, इस वजह से इम्बैलेंस पैदा हो गया है। और इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ना संविधान ने एक सेफ्टी वाल्व बनाई थी। वो सेफ्टी वाल्व था फाइनेंस कमीशन। वो सेफ्टी वाल्व क्या था? फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया था। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है ये दोनों तरह का डिवीजन करता है। एक तो देखो सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट्स को कितना मिलेगा पैसा, रेवेन्यू, ये भी डिवाइड करता है फाइनेंस कमीशन। और अलग अलग राज्यों को कितना मिलेगा वो भी डिवाइड करता है फाइनेंस कमीशन। तो 11th फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि 29.5% जो रेवेन्यू है वो दे दो राज्यों को। फिर 13th फाइनेंस कमीशन ने बढ़ा दिया 32% पैसा दो राज्यों को। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने इसे बढ़ा के 32% से कर दिया 42%, की 42% रेवेन्यू स्टेट्स को दो। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसे 1% घटा दिया, 41% कर दिया। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया था। तो आप बोलोगे सर 41% पैसा मिल तो रहा है राज्यों को, क्या दिक्कत है? तो राइटर ये बोलते हैं कि राज्यों को जो पैसा मिल रहा है ना 41%, वो देखो कितने में से मिल रहा है ये मैटर करता है। वो जो डिविजनल पूल है ना जिसमें से 41% राज्यों को मिल रहा है, उस डिविजनल पूल में ना सरचार्ज और सेस का जो पैसा है ना वो काउंट नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरचार्ज और सेस लगाती है ना, सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, और सेस भी टैक्स ऑन टैक्स होता है लेकिन स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस। ये दोनों जो रेवेन्यू है ना, सरचार्ज का भी और सेस का भी, ये उस डिविजनल पूल में नहीं आता है जो जहां से पैसा डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 100 रुपए हैं मान लीजिए डिविजनल पूल में, अब सेस में है फॉर एग्जांपल 15 रुपए और सरचार्ज का पैसा है 20 रुपए, तो ये 15 और 20 रुपए जाते हैं सीधा सीधा सेंटर के पास में, लेकिन बाकी अलग से जो 100 रुपए हैं वो डिवीजन हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सबसे बड़ी जो शिकायत है वो राइटर की ये है कि सेस और सरचार्ज जो है वो भी डिविजनल पूल में आना चाहिए, वो अलग से सीधा सीधा सेंटर के पास में क्यों जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सरचार्ज और सेस इंक्रीज करता जाता है क्योंकि उसको पता है ये पैसा तो सिर्फ मेरे पास में आएगा, ये तो डिवाइड होना ही नहीं है। तो इस वजह से सरचार्ज और जो सेस है वो इंक्रीज करती जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दिक्कत है। तो अब हो क्या रहा है, एक ना डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है राज्यों की, ना सेंटर के ऊपर में डिपेंडेंसी क्रिएट होती जाती है। अब बिहार जैसा जो राज्य है ना वो 72% डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए सेंटर के ऊपर। मतलब जितना खर्चा बिहार करता है ना 72% तो सेंटर से आता है। हरियाणा जैसा राज्य जो है वो 20% डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर। पहले क्या हुआ करता था, जीएसटी आने से पहले ना सेंटर 67% रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था और स्टेट्स 33% रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। लेकिन जीएसटी के बाद रेशो सेम है, सेंटर अभी भी 67%
रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, स्टेट्स 33%। लेकिन देखो खर्चा जो है वो बढ़ गया है राज्यों का, स्टेट्स का खर्चा अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, ये दिक्कत है। तो वे फॉरवर्ड में क्या कहते हैं राइटर बोलते हैं, देखो प्रॉब्लम क्लियर है, पावर सेंट्रलाइज हो गई है, स्टेट्स का खर्चा बढ़ा है, कमाई नहीं बढ़ी है। तो हमें कनाडा मॉडल अपनाना चाहिए। कनाडा में क्या है, वहां पे राज्य जो है वो 54% रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और स्टेट जो है वो बाकी बचा हुआ 46% रेवेन्यू कलेक्ट करता है। लेकिन कनाडा में ना 60% जो खर्चा है वो राज्यों के द्वारा किया जाता है। खर्चा राज्यों का ज्यादा है तो रेवेन्यू भी ज्यादा स्टेट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है उसका भी ज्यादा शेयर मिलना चाहिए राज्यों को, उसका शेयर कम मिलता है। मतलब इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू है वो डिविजनल पूल में तो जाता है लेकिन ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, स्टेट्स को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, सीधा सीधा बंटवारा होना चाहिए। और थोड़ी फिजिकल जो ऑटोनमी है स्टेट्स की रीस्टोर होनी चाहिए। अभी उनके पास में कोई पावर ही नहीं है टैक्स वगैरह लगाने की ज़्यादा, इस वजह से वो हेल्पलेस फील करते हैं। ये देखो हमारे देश के फिजिकल फेडरलिज्म के लिए ठीक नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।